हेलो क्लास, वेलकम टू एग्रो लर्नर। मैं अजीत चौधरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस में। जैसा कि आज मैं आप लोगों के इस वीडियो में लेकर आया हूं जो हमारा धान है, मतलब कि जो हम बात करते हैं चावल की, तो उसकी हम बात करेंगे कि धान की कैसे खेती करते हैं और क्या किस अकॉर्डिंग हमें उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, उसका कुल कौन सा होता है, पुष्पक्रम जो होता है वो कौन सा होता है, इसके जो रिसर्च सेंटर्स हैं, अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। इसमें हम बात करते हैं प्रोटीन की मात्रा कितने % है, प्रोटीन के बाद में बात करेंगे बहुत सारी, मतलब चांस जो धान है उससे रिलेटेड हम पूरी बातें आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान के बारे में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक माय वीडियोज एंड सब्सक्राइब माय चैनल एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस। एंड हाँ, अगर इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें जिससे कि आप लोगों को क्या हो, बहुत इजी और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहूं। आज का हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे। हॉर्टिकल्चर में जो हमारी फसलें होती है, क्रॉप्स होती है, उन क्रॉप्स में सबसे पहली जो क्रॉप है वो हमारी धान है। धान के रिलेटेड आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से धान की खेती की जाती है, कौन कौन सी क्रियाएं उसमें करते हैं और क्या मेथड्स जो है, कौन सी जलवायु से आवश्यक है, मतलब जो धान से रिलेटेड जो हम डिटेल में पढ़ सकते हैं वो सारी चीजें आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं धान को हम कहते हैं पैडी। और पैडी को जो है धान को क्यों कहा जाता है, क्योंकि धान से नाम से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग जो हैं वो धान नहीं जानते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो स्टूडेंट्स रिलेटेड रखते हैं वही धान के बारे में जानते हैं, वरना सब लोग जो है नाम से ही किसे जानते हैं, चावल को जानते हैं। तो हम बात करते हैं कि धान क्या होती है। चावल के छिलके सहित दाने और उगी हुई फसल को हम क्या कहते हैं, धान कहते हैं। मतलब जिस टाइम पे चावल के अंदर क्या आ जाते हैं, चावल की फसल को हम उगाते हैं, उगाने के बाद जो चावल छिलके के अंदर दाने सहित उगी हुई फसल के अंदर जब पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, धान कहते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं तो धान का जो साइंटिफिक नेम है वो है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा जो है धान का साइंटिफिक नेम है। इसके कुल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कुल है पोएसी कुल या ग्रेमिनी कुल जो है इसकी फैमिली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो धान का पुष्पक्रम होता है वो कौन सा होता है, तो धान के जो पुष्पक्रम होता है उसे पेनिकल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं धान का जो फल है उसे हम क्या कहते हैं, तो धान का जो फल है उसे कैरियोकैप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि धान में एक जो गुणसूत्र संख्या है वो कितनी है या क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, तो हम बात करते हैं धान के अंदर जो गुणसूत्र संख्या है वो 24 है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो धान है उसका परीक्षण भार क्या है, तो परीक्षण भार की हम बात करते हैं तो 25 ग्राम उसका परीक्षण भार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्पत्ति स्थल। बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग उत्पत्ति स्थल दिए हुए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जो साइंटिस्ट थे डी केल्डोन के अनुसार, तो इसका जो धान है उसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है चीन। बट जो साइंटिस्ट हैं बेबीलोव, उनके अकॉर्डिंग ये जो इसका जो धान है उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ माना जाता है, भारत के अंदर माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति स्थल की बात अगर आती है या तो एक ही ऑप्शन आपके पास आएगा, चीन या भारत के अंदर से। अगर चीन और भारत अगर दोनों आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में आप लोगों को जो दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, सही होंगे मोस्टली, क्योंकि जो अलग अलग साइंटिस्ट है, कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि इसका उत्पत्ति स्थल चीन है और कुछ साइंटिस्ट जो है वो क्या कहते हैं कि इसका उत्पत्ति स्थल, जो धान का उत्पत्ति स्थल है वो कहाँ पर है, भारत है। राजस्थान में हम बात करते हैं कि धान की खेती कहाँ कौन कौन से जिलों में होती है, सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो राजस्थान में जो धान की खेती है वो कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी धान की महत्व, क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट चावल की अगर हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो वो है मनीला, फिलीपींस में। फिलीपींस जो है वहां पर एक मनीला जगह का नाम है, वहां पर ये चावल का अनुसंधान केंद्र स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं तो वो मनीला, फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो वो हमारे कटक जो है उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के अंदर चावल की अगर खेती जो होती है उसको कौन सी खाद्यान्न फसल है, तो भारत के अंदर चावल की मुख्य जो खाद्यान्न फसल मानी जाती है, क्योंकि गेहूं के बाद में ही जो सेकंड नंबर पर जिस फसल को हम सबसे ज्यादा, जिस खाद्यान्न को हम सबसे ज्यादा उपयोग में खाने के लिए यूज करते हैं वो है चावल। तो इस वजह से चावल जो है
भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में ही माना जाता है। विश्व में गेहूं के बाद दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मैंने जैसे ही आप लोगों को पहले बताया कि सबसे पहले अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में तो चावल सबसे ज्यादा मुख्य फसल है, पर अगर ओवरऑल की बात करें, पूरे विश्व की बात करते हैं, तो गेहूं के बाद में जो दूसरा नंबर आता है पूरे वर्ल्ड में, वो किसका आता है? चावल का ही आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिड जो चावल है, मतलब हाइब्रिड वेराइटीज के जो चावल है, उसका सर्वप्रथम 1974 में ही विकास किया गया था। कि कौन सी कंट्री के द्वारा? चीन कंट्री है, उसने ही क्या किया था? हाइब्रिड चावल का सर्वप्रथम उसने विकास किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं चावल, जो हाइब्रिड चावल है उसके जनक की हम बात करें तो किन्होंने जो हाइब्रिड चावल है उसको उत्पादन किया था? जो साइंटिस्ट थे युवान लोंगपिंग, उन्होंने जो है चीन के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1976 में क्या किया? जो हाइब्रिड चावल है उसकी खोज की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में हाइब्रिड चावल के विकास की बात करते हैं तो भारत में 1994 में हाइब्रिड चावल का विकास हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं चावल जो है अल्पकालीन पादप है। अल्पकालीन पादप से हम समझते हैं शॉर्ट डे प्लांट ही होता है। चावल का जो टाइम ड्यूरेशन होता है ग्रो करने का, वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो 100 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 100 दिन का होता है, क्योंकि 100 से 120 दिन का होता है, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोनेपन के लिए जो उत्तरदायी जीन है वो है डीजी। ये उत्तरदायी जीन होता है चावल के अंदर, धान के अंदर, जो क्या करता है? जो चावल की फसलें हैं उनको बौनी किस्म बनाकर रखता है। भारत के अगर हम प्रसिद्ध बात करते हैं जो बौनी किस्म कौन सी है, तो भारत के अंदर की जो प्रसिद्ध बौनी किस्म है उसका नाम है जया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उत्परिवर्तन प्रजाति। उत्परिवर्तन प्रजाति से मतलब है जो आनुवांशिक जो संकर किस्म है वो कौन सी है, तो उसके अंदर हम बात करते हैं जो भारत के अंदर वो कौन सी है? जगन्नाथ उसकी जो धान की किस्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चावल के उपयोग की। चावल का उपयोग जो है, जो चावल का जो हम कहते हैं भूसा टाइप में, भूसा जो होता है, मतलब चावल की ऊपर जो बाली आती है और उसके नीचे जो पुआल होता है, उसका उपयोग कांच और अन्य टूटने वाले बर्तन, टूटने वाले सामानों की पैकिंग के लिए करते हैं, जैसे कि क्या हो, वो टूटता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे सैनिटरी आइटम्स होते हैं मोस्टली, वो जो है किसके अंदर पैक होकर आते हैं? पुआल के अंदर ही आते हैं। चावल का जो बाद में वो बच जाता है जिससे भूसा बनता है, उसी के लिए काम, उसको ही काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चावल की। तो चावल के अंदर स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में चावल के अंदर क्या पाए जाते हैं? स्टार्च पाए जाते हैं, जिससे कि हम बात करते हैं उसका किस उपयोग लेते हैं? जिसका जो स्टार्च है उनका उपयोग हम कपड़ा जो उद्योग है उसमें अधिक ज्यादा लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या क्या जो चावल है, धान है, उसका उपयोग करते हैं। तो चावल का उपयोग दाने के रूप में हम करते हैं, और दाने के रूप में हम नूडल्स बनाने के लिए करते हैं, राइस केक बनाने के लिए करते हैं, और बेबी फूड और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जिनके लिए हम चावल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाने के दावल, जो दाना होता है उसे हम क्या कहते हैं? जो चावल का दाना होता है उसे हम कैरियोप्सिस कहते हैं। चावल की अगर हम बात करते हैं, चावल के अंदर 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है, 22 से 25% वसा पाई जाती है, और 77 to 79% उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चावल की रोपाई किसके माध्यम से की जाती है। जो चावल की रोपाई है वो जो है डिबलर या प्लांटर के द्वारा हम काम में लेते हैं। डिबलर या प्लांटर को काम में लेकर ही चावल की रोपाई हम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चावल को कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है। तो जो चावल है उसे उष्ण और नम जलवायु ही सबसे ज्यादा उपयुक्त रहती है। अब ये कौन सी, जहां पे कौन से क्षेत्रों में कैसी बारिश होती है, तो हम बात करते हैं ऐसे क्षेत्र जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ही हम इसकी जो क्या है क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इससे जलवायु हमें पता चल गया कि कितनी जलवायु है, उष्ण और नम जलवायु। उसके बाद में ऐसी क्षेत्र जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में उसे उगा सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि ये जो धान की फसल है वो कौन से जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे अच्छी बढ़वार होती है, तो हम बात करते हैं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उस पर धान की फसल जो है अच्छी बढ़वार करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके जो पकने का जो टेम्परेचर है, कितना तापमान इसे चाहिए, तो हम बात करते हैं पकने के
के अकॉर्डिंग अगर उच्च तापमान, अच्छा टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे ये बहुत अच्छी किस्म पकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी मृदा चाहिए होती है। तो चावल की अगर हम बात करते हैं, चावल के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी। मतलब काली मिट्टी में बहुत अच्छे से क्या करते हैं, चावल की खेती की जा सकती है। क्यों की जाती है? क्योंकि काली मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, चिकनी मिट्टी हम उसे कहते हैं, और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी धीरे धीरे वो पानी को सोखती है, जिस वजह से हम इजीली चावल के अंदर क्या कर देते हैं, पानी भर सकते हैं। क्योंकि चावल की जो खेती है उसको हम बात करते हैं तो उसमें पानी भरना पड़ता है स्टार्टिंग के 5-10 दिन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन्नत किस्में कौन सी होती है। उन्नत किस्मों की अगर हम बात करें कि रोपाई के लिए कौन सी किस्में अच्छी हैं और बुआई के लिए, तो हम बात करते हैं रोपाई हेतु जो उन्नत किस्में हैं वो है रत्ना, जया, BK79, खुशबू, तरावरी, बासमती, चंबल, कावेरी, आकाशी, माही, सुगंधा। ये सारी जो किस्में हैं ये रोपाई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं बुआई के लिए कौन सी किस्में अच्छी हैं। तो बात करते हैं पूसा 2 से लेकर और 21 तक जो सारी किस्में हैं, पूसा 2, पूसा 3, पूसा 4, पूसा 5, ऐसे करके लास्ट जो पूसा 21 है वो जो किस्में हैं बहुत ज्यादा अच्छी हैं बुआई के लिए। और एक जो किस्म है बाला वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है नर्सरी तैयार करने की विधियां। तो नर्सरी तैयार करने की विधियां 3 तरीके की विधियां होती हैं नर्सरी तैयार करने के लिए धान की फसल के लिए। पहली जो तैयार करने की विधि है वो है गीली क्यारी विधि, सेकंड जो है शुष्क क्यारी विधि, और थर्ड है जो है डेपोक विधि। अब हम बात करते हैं कि जो है गीली क्यारी विधि क्या होती है। गीली क्यारी विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक पतली मोटी किस्म के आधार पर ही हम इनके बीजों का चुनाव करते हैं। अप्रॉक्स गीली क्यारी विधि की अगर हम बात करते हैं तो 750 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम तक इसकी क्या रखी जाती है, बीज की मात्रा रखी जाती है। और ये जो हम यूज करते हैं, बात करते हैं कि कितनी क्यारी हमें इसे नर्सरी के लिए तैयार करनी चाहिए, तो ये जो है गीली क्यारी विधि में हम जब चावल की बुआई करते हैं तो उस समय हमें 750 से 1 किलो बीज हमें बीज की जो मात्रा है वो लेनी पड़ती है। और 20 से 25 दिन जो बुआई के पश्चात में हम उसे क्या कर सकते हैं, रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। गीली क्यारी विधि में जो पौध है 20 से 30 दिन के बाद में वो पौध जो है रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। और हम बात करते हैं कि 1 हेक्टेयर के लिए हमें कितनी नर्सरी तैयार करनी चाहिए, जो गीली क्यारी विधि है। तो 1 हेक्टेयर के लिए हमें नर्सरी तैयार करने के लिए 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। मतलब 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी कौन सी क्यारी में, गीली क्यारी विधि में। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है शुष्क क्यारी विधि। ये जो है शुष्क क्यारी विधि ये उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो जहां पर सिंचाई की अच्छे से व्यवस्था नहीं होती है उन क्षेत्रों में ही शुष्क क्यारी विधि अपनाई जाती है। और हम बात करते हैं खेत में बुआई से 25 से 30 दिन में ये जो विधि है इसके द्वारा पौध तैयार कर ली जाती है शुष्क विधि के द्वारा। ये जो फर्स्ट विधि थी गीली क्यारी विधि, इसमें 20 से 30 दिन में जो है पककर तैयार होती है। और इसमें जो शुष्क क्यारी विधि ऐसी विधि है जिसके अंदर मतलब उचित जो है सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है, ऐसे क्षेत्रों में ही इस विधि को अपनाया जाता है। और 25 से 30 दिन में जो है बुआई के लिए पौध इजीली तैयार हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेपोक विधि क्या है। तो ये विधि भारत की अगर हम बात करते हैं IRR मतलब इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस के द्वारा क्या की गई थी, इस विधि को निकाला गया था कहां से, डेपोक विधि को। और इस विधि की बात करें तो ये विधि जो है सबसे ज्यादा 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करने पर के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की ही इसमें क्या हो सकती है, आवश्यकता होती है। 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अंकुरित बीजों को हम क्या करते हैं, 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत को पॉलीथीन की चादर या केले के पत्ते, जूट के बोरों और सीमेंट की फर्श पर बिछाकर उनमें प्रतिदिन पानी देते रहते हैं। मतलब डेपोक विधि वह विधि है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले डेपोक विधि की बात करते हैं तो नॉर्मल सा इसमें जो IRRI मतलब
इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मनीला फिलीपींस में है, उसने ये विधि को स्थापित किया। उसके बाद में दक्षिण भारत के जो किसान हैं इस विधि को बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। इस विधि में नर्सरी तैयार करने के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है और ये एक ऐसी विधि है डेपोक विधि जिसमें मिट्टी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। 3 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अंकुरित बीज लेते हैं और लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी परत, जैसे कि मोटी परत हम किसी की भी बना सकते हैं, जैसे कि केले के पत्ते, जूट की बोरी, सीमेंट की फर्श पर बिछाकर उनमें डेली हम क्या करते हैं, पानी देते रहते हैं। और नॉर्मल बात करते हैं तो सबसे कम टाइम ड्यूरेशन इस विधि में लगता है डेपोक विधि में। इस विधि में 11 से 13 दिन में इजीली जो है वो पौध तैयार हो जाती है। नेक्स्ट इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है, 11 से 13 दिन में ये विधि तैयार हो जाती है और सबसे कम समय में जो है पौध तैयार करने की विधि है कौन सी, डेपोक विधि। तो इनका कंपैरिजन हम नॉर्मली करते हैं। गीली क्यारी विधि में क्या है, गीली क्यारी विधि जो है इसमें 20 से 30 दिन का टाइम लगता है और एक वर्ग बात करें इसके जो बीज दर है वो 750 से 1 किलोग्राम तक रखते हैं। शुष्क क्यारी विधि जहां पर मतलब इसकी बुआई मतलब पानी की ज्यादा उपलब्धता नहीं होती है वहां पर इसका करते हैं और इसको जो है मोस्टली क्या करते हैं, इसको 25 से 30 दिन में यह विधि में जो है पौध तैयार हो जाती है। डेपोक विधि की बात करते हैं तो डेपोक विधि में ये बहुत सस्ती विधि है। इसमें हम बात कर सकते हैं कि जैसे जूट के पत्ते हो गए, सीमेंट की फर्श हो गई, या हम बात करते हैं केले के पत्ते हो गए, पॉलीथीन की चादर हो गई, उसमें भी नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, जो है धान के बीजों का अंकुरण कर सकते हैं, पौध तैयार कर सकते हैं और 11 से 13 दिन में ही इस विधि में क्या है, पौध तैयार हो जाती है। और दोनों गीली क्यारी विधि और शुष्क विधि के कंपेयर में भी डेपोक विधि में आधे समय में ही हमें क्या मिल जाता है, इजीली जो है पौध हमें तैयार हो जाती है। नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रोपाई का समय और बुआई का समय। जो धान की रोपाई का समय की अगर हम बात करते हैं तो मध्य जुलाई का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा टाइम होता है, क्योंकि उस समय बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तो मध्य जुलाई के समय रोपाई का समय सबसे उच्च माना जाता है। बुआई के समय की अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही आपके मानसून की वर्षा शुरू होती है उसके अकॉर्डिंग आप छिटकवा विधि के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, उसे इजीली उगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी जो बीज दर है वो बुआई के लिए कितनी लेते हैं और रोपाई के लिए कितनी लेते हैं। देखिए नॉर्मल बुआई के लिए जो है 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर हमें बीज दर लेना पड़ता है, बट रोपाई के लिए हमें उससे आधी ही लेनी पड़ती है, जैसे कि 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर ही उसकी रोपाई के लिए हमें लेनी पड़ती है। अब हम इसकी बात करते हैं कि पृथक्करण दूरी कितनी होगी धान के पौधे की। तो हम बात करते हैं रो टू रो, मतलब पंक्ति से पंक्ति अगर हम बात करें पृथक्करण दूरी की धान की, तो 20 सेंटीमीटर जो है पृथक्करण दूरी होती है धान की पंक्ति से पंक्ति की। और अगर पौधे से पौधे की अगर हम बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर जो है पौधे से पौधे की दूरी होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका बीजोपचार किस अकॉर्डिंग करते हैं। थोथे बीजों का उपचार। थोथे बीज वो बीज होते हैं जो मतलब परिपक्व तो हो जाते हैं बट उनके अंदर कुछ भी जो है भ्रूण नहीं होता है, ऐसे बीजों को क्या कहा जाता है, थोथे बीज कहा जाता है। या हम कह सकते हैं ऐसे बीज जो बाली के साथ में परिपक्व तो हो गए लेकिन परिपक्व होने के बाद में उनके अंदर भ्रूण का विकास ही नहीं हो पाया, ऐसे बीजों को हम थोथे बीज कहते हैं। उनके उपचार के लिए हम 2% नमक के घोल में डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे उनको। तब क्या होगा, 2% के जैसे 1 लीटर पानी में हम 2 ग्राम क्या डालेंगे, नमक का घोल डालेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ही हम उनको मिलाएंगे तो मिलाने पर थोड़े टाइम हम उसको हिलाएंगे, तो हिलाने पर जो थोथे बीज हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर तैरते हुए हल्के बीजों के ऊपर, हल्के जो बीज होते हैं उन्हें ही थोथे बीज कहा जाता है, और वो ऊपर तैरते हुए दिखाई हमें दे जाएंगे, हम उनको अलग कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीवाणु फफूंदनाशी जो है उनके लिए हमें कार्बेंडाजिम जो है 2.5 ग्राम पर केजी है, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 45 लीटर पानी के घोल बनाकर 12 घंटे तक भिगोकर हम जो है उसकी क्या कर सकते हैं, अंकुरण क्षमता बढ़ा सकते हैं। धान के बीजों के लिए जो चावल के बीज होते हैं उसमें जीवाणुनाशी और फफूंदनाशी के लिए हमें कार्बेंडाजिम 2.5
ग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और जो अंकुरण को जो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोसाइक्लोन को 45 लीटर पानी का घोल बनाकर हम 12 घंटे तक उसके अंदर भिगोकर और उसकी जो बीज हैं उसके अंकुरण क्षमता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पौध की बढ़वार के लिए, मतलब जो पौधे होते हैं छोटे, जैसे कि हम क्यारी तैयार करते हैं, पौध तैयार करते हैं, उसके लिए हमें जैसे कि हमारी पौध जल्दी से अच्छी डेवलप हो जाए, बढ़ जाए, तो उसकी हम बात करते हैं तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल 30 से 35 किलो बीज को 12 घंटे तक भिगोकर हम क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। मतलब 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो घोल है 30 से 35 किलो बीजों को हम 12 घंटे तक भिगोकर उसके अंदर उसका उपचार कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो बीज है उसकी जो है क्या हो, पौधे की जो बढ़वार है वो जल्दी से स्थित हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, भारत में चावल की जो खेती है वो 2 प्रकार की मृदाओं में की जाती है। 2 प्रकार की मृदाओं की हम बात करें तो कौन सी मृदाएं होती है, पहली जो होती है वो होती है अपलैंड राइस। अपलैंड राइस वह मृदा प्रकार होती है जिसमें कि हम बात करते हैं ऐसी भूमि जिसमें वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करते हैं 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वहां पर, और उस ऐसी अपलैंड राइस में हमें जो है सिंचाई की सुविधा की जरूरत, आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी जो मृदा होती है उसे अपलैंड राइस कहा जाता है। दूसरी है लोलैंड राइस, ऐसी मृदा जहां पर पानी की पर्याप्त उपलब्धता होती है, हमें वहां पर बारिश के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ता है, मतलब हम सिंचाई के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। ऐसी जो मृदा होती है उसे लोलैंड राइस कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खेत की तैयारी किस अकॉर्डिंग करें। तो सबसे पहले खेत की तैयारी करने के लिए खेत के 2 तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, एक तो बुआई के लिए भी तैयारी करते हैं और एक रोपाई के लिए भी तैयारी करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि बुआई के लिए खेत जो है क्या क्या तैयारियां करते हैं। सबसे पहले खेत की एक जुताई करते हैं हम, उस जुताई करने के बाद में मिट्टी पलटने वाले हल से, या हम कह सकते हैं मिट्टी पलटने वाले जो हल होते हैं, मतलब कि जो हैरे होते हैं, उनसे हमें 2 से 3 बार क्या कर देनी चाहिए, जुताई कर देनी चाहिए, जिससे क्या हो, मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाए। या हम कह सकते हैं कि 2 से 3 जुताई जो है या तो हैरों के माध्यम से, हैरे अगर नहीं है तो कल्टीवेटर जो होता है उसके माध्यम से, अगर वो अवेलेबल दोनों होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये दोनों भी अवेलेबल नहीं होते हैं तो देसी हल से हमें इसकी 2 से 3 जुताई कर देनी चाहिए, क्योंकि जितनी मिट्टी में हम बात करते हैं वायु का संचार होगा उतना ही हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा फसल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो दूसरी बुआई है, जो दूसरी मतलब जैसे ही हम बुआई करेंगे उससे 15 दिन पहले हमें सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे हम सिंचाई कर देंगे तो सिंचाई करने से एक बहुत अच्छा फायदा होगा। जैसे कि हमारे खेत में जो भी खरपतवार होंगे वो 5 से 7 दिनों बाद में वो खरपतवार उग जाएंगे, और 2 से 3 बार हम जैसे हैरे या हम कहते हैं पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दें, या हम कह सकते हैं कि देसी हल से हम उसकी क्या करें, जुताई करें, या हम हैरे चलाकर या कल्टीवेटर चलाकर उसकी जुताई करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो सारे खरपतवार थे वो उग जाएंगे, उगने के बाद में वो इजीली सारे नष्ट हो जाएंगे। पाटा लगाना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें भूमि है, मिट्टी है, उसकी हमें क्या बनाकर रखना है, जो मॉइस्चर है वहां पे वो हमें बनाकर रखना है, इस वजह से हम उस पे पाटा लगाना भी जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोपाई के द्वारा। तो ऐसे क्षेत्रों में रोपाई की जाती है जहां पर पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, मतलब रोपाई वहीं पे हम करेंगे जहां पर हमें क्या होगा, पानी की बहुत ज्यादा अवेबिलिटी होगी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे पानी की अवेबिलिटी होने के साथ साथ क्या होगा, क्यों करते हैं, क्योंकि उस खेत में हमें एक ल्याई टाइप में बनानी पड़ती है, मतलब मिट्टी जो बहुत जैसे कादा टाइप में जो हो जाता है, कीचड़ जो होता है, वैसे हमें उस खेत में बनानी पड़ती है। उसके बाद में ही हम उसमें क्या कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं। तो खेत में 20 से 50 टन सड़ी गली गोबर की खाद पर हेक्टेयर हमें डालनी होगी, और खेत में उसको जो सड़ी गली खाद है उसको अच्छे से
बिखेरने के बाद में हमें अच्छे से जुताई करके, अच्छे से ऐसे जुताई करेंगे जिससे कि वो इजीली सारी उसमें मिल जाए। अब हम बात करेंगे खाद एवं उर्वरक, मतलब कितना कितना खाद और उर्वरक हमें देना चाहिए। तो हम बात करते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अगर हम बात करते हैं धान की फसल में, तो नाइट्रोजन है 80 से 120 किलो पर हेक्टेयर हमें उपलब्ध करानी चाहिए नाइट्रोजन। फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो 40 से 60 किलो फास्फोरस पर हेक्टेयर हमें धान की फसल के लिए उपलब्ध करानी चाहिए। और अगर पोटास की अगर हम बात करते हैं तो 30 से 45 किलो हमें क्या करनी चाहिए, पोटास जो है वो पर हेक्टेयर हमें देनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से जैव उर्वरक हैं और कौन कौन से प्रमुख कीट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख जैव उर्वरकों की। तो जैव उर्वरकों की तो हम बात करते हैं अजोला, नील हरित शैवाल, ये दोनों जैव उर्वरक हैं। जैसे ही हम खेत के अंदर पानी भरकर रखते हैं तो अजोला और नील हरित शैवाल उसमें उग जाती है और वो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। इसलिए नाइट्रोजन को बहुत ज़्यादा में क्या करती है, जो हमारी फसल है धान की उसमें देने का काम करती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से मुख्य कीट है, कौन कौन से कीटों को जो है सबसे ज़्यादा फसल में रखते हैं। तो हम बात करें धान की फसल के जो प्रमुख कीट हैं, सबसे पहला जो कीट है वो है तना छेदक, वो तने को छेदता है। दूसरा है गंदी बग और तीसरा जो है वो है सैन्य कीट। ये जो प्रमुख कीट है ये हमारी जो धान की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमारे कीट थे। अब कौन कौन से रोग हमारी फसल के अंदर लगते हैं। तो प्रमुख रोग की अगर हम बात करते हैं तो जो जस्ता होता है उसकी कमी से जो धान की फसल है उसमें खैरा नामक एक रोग होता है, जो खैरा नामक रोग है उससे बचाव के लिए हमारी फसल को हम 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करने से हमारी फसल में जो जस्ते की कमी है वो पूरी हो जाती है और खैरा रोग हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। दूसरा जो रोग है वो ब्लास्ट रोग है और ये जो पायरिकुलेरिया ओराइजा नामक एक कवक है उस कवक के द्वारा ये ब्लास्ट रोग हमारी फसल में फैलता है। देखिए एक फोटो यहाँ पर है, इस फोटो में क्या है, जो धान की फसल की रोपाई का जो सिस्टम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो सारे फार्मर्स हैं, ये जो यहाँ पे वर्कर हैं, ये धान की फसल को क्या कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं, सॉरी। और ये रोपाई करने का मेथड है, जैसे कि 20 से 25 दिन बाद में इस फसल को इजीली क्या कर दिया जाता है, अगर जो है पहले पौध तैयार की जाती है, पौध तैयार करने के बाद में रोपाई का कार्य किया जाता है और पूरे खेत के अंदर पानी भरा जाता है, तभी इस रोपाई को करते हैं। और इजीली जब तक पानी नहीं भरा रहेगा 5 से 10 दिन तक अगर पानी को भरा नहीं रखेंगे तो धान की फसल जो है वो इजीली उसमें क्या वो नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा पानी जो है, पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो धान की फसल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये जो दूसरी रोपाई की विधि है, ये रोपाई की विधि है पडलर के द्वारा जो रोपाई की विधि ये की जा रही है। इसमें क्या करते हैं, जो पौध होती है वो उस पौध को इस मशीन के ऊपर रख देते हैं और मशीन अपने काउंटर टिम्बलर या प्लांटर के द्वारा, तो ये टिम्बलर या प्लांटर के द्वारा ही इस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रोपाई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो है धान की पौध रखी हुई है और मशीन ऑटोमेटिकली चलते हुए वो क्या करती है, धान के एक एक पेड़ को पकड़कर और वो है अपने उसमें जो खेत होता है उसके अंदर इजीली प्लांटेशन करती रहती है। अब हम बात करते हैं चावल की, जो कटाई करने के बाद में चावल और छिलके का जो अनुपात होता है, चावल में छिलके का मतलब छिलका जो होता है उसका अनुपात और चावल का अनुपात कितना होता है। तो छिलके के अनुपात की हम बात करते हैं और चावल का अनुपात की अगर हम बात करते हैं, जो चावल का अनुपात होता है वो तो होता है 2 अनुपात और छिलके का जो अनुपात होता है वो 1 अनुपात होता है। अब हम बात करते हैं चावल की खेती में कितनी की उपज इसमें होती है। तो नॉर्मली हम बात करते हैं चावल की जो उन्नतशील किस्में होती है, उस उन्नतशील किस्मों में चावल की में 35 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर
इसकी क्या होती है, उपज होती है। मतलब जो उन्नतशील किस्में होती है उनमें ज़्यादा उपज होती है और जो नॉर्मल किस्में होती है उनमें उपज कम होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य किस्मों की, जिसके अंदर जिस सामान्य उपज की अगर हम बात करते हैं तो 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर हमारी जो उपज सामान्य किस्मों में जो उपज हो पाई जाती है। भंडारण की अगर हम बात करते हैं तो भंडारण के लिए हमारे जो चावल होते हैं, जो धान होते हैं, उसके अंदर 10% से कम नमी आवश्यक होनी चाहिए भंडारण के लिए। अगर 10% से ज़्यादा नमी होगी तो कुछ फफूंदनाशी, कीटनाशी हमारे जो धान हैं उसके अंदर वो रोग लग जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फसल चक्रों की कि कौन कौन से फसल चक्र हम लेंगे। तो जो धान की फसल है, 1 वर्षीय फसल की बात करते हैं तो हम चावल के साथ में गेहूं का फसल चक्र हम ले सकते हैं, चावल के साथ में चना जो है उसका फसल चक्र ले सकते हैं, चावल के साथ में हम गेहूं का फसल चक्र ले सकते हैं, और उसी के साथ साथ में जो ग्रीष्मकालीन मूंग होते हैं, मतलब गर्मियों में जो मूंग उगाए जाते हैं उनकी भी फसल हम ले सकते हैं। चावल जो है, चावल के साथ साथ में हम मक्का की फसल भी ले सकते हैं, जो रबी की मक्का की फसल है उसको भी हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीड प्लांट साइकिल, मतलब बीज की जो पूरी लाइफ साइकिल का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ये नॉर्मली हमारे यहाँ पे सबसे पहले बीज होता है, उस बीज को हमें प्लांटिंग मतलब उगाने के लिए हम उसे क्या करते हैं, मिट्टी में जर्मिनेशन के लिए उपयोग करते हैं। तो जैसे ही हम उसको जर्मिनेशन के लिए डालेंगे तो वो क्या होगा, वो जर्म्स उसमें जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही जर्मिनेशन होना स्टार्ट होगा तो स्प्राउट्स जो होते हैं, मतलब कि जो कल्ले निकलते हैं वो निकलना स्टार्ट होंगे। धीरे धीरे जो बीज है वो गायब होना स्टार्ट होगा और कल्ले फूटते रहेंगे। धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद में वो प्लांट बन जाएगा। जैसे ही वो पौधा होगा, थोड़े टाइम के बाद में पौधे के अंदर से क्या आना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही फ्लावर्स आएंगे फिर थोड़े टाइम के बाद में वापस से प्लांट के अंदर क्या आ जाएंगे, फ्रूट आ जाएंगे, मतलब जो है धान, जो चावल है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा जो प्रोसेस है वो है प्लांट की साइकिल है। अब नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं इसका जो फील्ड, मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन होता है इसकी। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो प्लांट, जो धान का, चावल का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसके 3 स्टेजेस में वो क्या होता है, कंप्लीट करता है अपनी लाइफ साइकिल। पहली हम बात करें तो वेजिटेटिव फेज होता है, दूसरा जो फेज होता है वो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, और तीसरा जो फेज होता है वो राइपनिंग फेज होता है। वेजिटेटिव फेज में चावल जो है अपनी बढ़वार करता है, रिप्रोडक्टिव फेज में वो क्या करता है, रिप्रोडक्टिव फेज में वो प्रजनन करता है, और थर्ड जो है राइपनिंग फेज जो है उसमें वो अपने बीजों को मैच्योर्ड करने का कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव जो फेज है वो कितने डेज का होता है, तो 40 दिन का वेजिटेटिव फेज होता है, 40 दिन का रिप्रोडक्टिव फेज होता है, और 20 से 30 दिन का जो है राइपनिंग फेज उसमें होता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं 3 स्टेजेस जो है चावल का जो पौधा होता है उसमें होता है, T1 फेज, T2 फेज और T3 फेज। तो अब हम इनके स्टेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांसप्लांटिंग स्टेज होता है। ट्रांसप्लांटिंग स्टेज वो स्टेज होता है जिसमें पौधा, बीज से पौधा बनने का कार्य किया जाता है। दूसरा है टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज का मतलब है उसमें जो है कल्ले फूटने का कार्य होता है, मतलब डालियां, ब्रांचेस निकलने का जो काम होता है वो किसके अंदर होता है, टिलरिंग फेज। थर्ड जो फेज होता है वो फेज होता है स्टेम इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन मतलब उसका जो तनाव होता है वो परिपक्व होने का कार्य करता है। फोर्थ है वो है पेनिकल इनिशिएशन। पेनिकल इनिशिएशन का मतलब है वो जो कल्ले हैं खुद को जो है मजबूत करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है बूटिंग स्टेज। बूटिंग स्टेज में वो क्या करता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है, मतलब उसमें जो है बाली बनने का कार्य हो जाता है। हेडिंग फ्लावरिंग स्टेज मतलब दोनों के अंदर फ्लावर आ जाते हैं और फ्लावर आने की स्टेज हो जाती है। नेक्स्ट है मिल्किंग स्टेज। जब फ्लावरिंग आ जाती है तो जो दाने बनने की प्रक्रिया उसमें मिल्किंग स्टेज के अंदर हो जाती है। डाउट स्टेज मतलब दाने बन जाते हैं और वो दाने जो हैं वो मैच्योर स्टेज में आने का ट्राई करते हैं। और लास्ट जो स्टेज होती है वो मैच्योर स्टेज हो जाती है, जिसमें वो क्या है,
नॉर्मली मैच्योर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्लांट की लेंथ कितनी होती है, जो चावल का पौधा होता है तो उसकी हम बात करते हैं 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर उसकी जो प्लांट है उसकी क्या होती है, लेंथ होती है। वेजिटेटिव फेज में जो प्लांट है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। रिप्रोडक्टिव फेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 120 सेंटीमीटर का होता है। और नेक्स्ट हम जो बात करते हैं राइपनिंग फेज में, तो उसमें भी 120 से 150 सेंटीमीटर का जो प्लांट है वो होता है। सो क्लास, ये आज हमारी क्लास थी। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी इस धान की फसल, और ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत सारी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स में लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस को। थैंक यू।